नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। साल 2023 विदा ले चुका है, लेकिन जाते जाते ये साल बीजेपी में आत्मविश्वास देकर गया है। वहीं दूसरी ओर 2023 के बाद हम 2024 में एंटर कर चुके हैं, लिहाजा अब 2023 में मिला ये आत्मविश्वास लोकसभा के चुनावों में हुंकार भरने का काम करेगा, क्योंकि विधानसभा के बाद देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और समय चक्र की चाल भी साल बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव से अब समय की दूरी कुछ महीनों की रह गई है। लोकसभा में इस बार 400 सीटों पार का लक्ष्य लिए पार्टी ने अपना मंथन और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा दिया है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन क्या बीजेपी ये लक्ष्य इतना आसान है? बात आज इसी खास मुद्दे पर। मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि 2019 से इस 24 के चुनाव में ज्यादा सीट लेकर के बहुमत से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे। तो तीसरी बार 400 पार। चलिए, इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी चर्चा में शामिल हुए हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। निमिषा गौड़ जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बेहद अहम है ये नारा, तीसरी बार 400 पार। क्या ये डगर आसान रहेगी जो ये नारा दिया जा रहा है उसे लेकर, क्योंकि अब अभी से ही बीजेपी जुट चुकी है इसे मूर्त रूप देने में? श्वेता जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है और उस यात्रा का पुरजोर भारत के आम लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, और इसी आधार पर 400 पार 5 राज्यों के चुनाव हुए और 3 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो लोगों का समर्थन है, उनका वोट है, जो सीधा बताता है कि सीधी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। गरीबी, 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उठ करके मिडिल क्लास में आए हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा बेनिफिट हो रहा है। स्वास्थ्य की बात देखें तो 28.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए, 26,000 अस्पतालों से सीधा लाभ मिल रहा है। इसी तरह से हम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो मोदी सरकार की अनेकानेक योजनाओं में सीधा लाभ मिल रहा है। 33 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को सीधा लाभ मिला है बिना मध्यस्थता के। तो क्या ये योजनाएं ही आधार है? क्या योजनाएं ही आधार इस लक्ष्य के लिए? जिन योजनाओं के लिए जनता सरकार को चुनती है, उन योजनाओं का सीधा लाभ बिना मध्यस्थों के पहुंच रहा है। तो ये लाभ 140 करोड़ देशवासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोहर लगाते हैं, और इसी आधार पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 400 पार जाने वाले हैं। ठीक है, आरसी चौधरी जी, निमिषा जी ने जो कहा, क्योंकि इस बार का नारा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बड़ा लक्ष्य है, और कहीं पे भी शायद इनको नहीं लग रहा है कि हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि योजनाएं आधार है। और कहना यह कि जो विधानसभा के चुनाव में भी परिणाम आया है, वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है कि लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, और ये तीसरी बार होगा, यानी हैट्रिक बनाई जा रही। आपको लगता है कि विपक्ष तैयार है? क्योंकि तैयारी ही तो अभी से ही शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर से अगर उन्हें 160 सीटों की बात कर लें, जहां पर बीजेपी को 2019 में हार मिली थी, और उसके लिए 2 साल पहले से ही फोकस बीजेपी कर रही है। विपक्ष कैसे देख रहा है और अपनी तैयारी को कैसे देख रहा है? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कई दशकों के बाद में पूर्ण बहुमत की और बेहद सशक्त सरकार बनी थी। और ये जो सशक्त सरकार बनी, उससे पहले 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की अदालत में अलग अलग जगह पे अलग अलग वादे किए थे, और वो तमाम जो वादे हैं, उन वादों को उसी समय के बाद में जो तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे अमित शाह जी ने उन्हें जुमले करार दिया था, किसी दूसरे दल ने नहीं कहा था। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जनता के पास अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, जो जनता की आवाज जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र लेके आई थी, उस घोषणा पत्र के प्रश्न पूछने का काम कांग्रेस पार्टी ने सदन से कितने भी हमारे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दें, कितने ही हमारे सांसदों को जो प्रश्न पूछने का साहस रखे, उनकी सदस्यता को निरस्त कर दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर देश की संसद तक जनता की आवाज को मुखर करने का काम किया है। हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों के जो सपने हैं,
दुनिया की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच में देश दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सदैव आवाज को मुखर किया है। राहुल गांधी जी ने सबसे लंबी जो भारत जोड़ो यात्रा की, देश के असंख्य लोगों से, हर वर्ग के, हर मजहब के, हर क्षेत्र के और हर जो लिंग के लोगों से मिलकर जो बात की थी, वो जनता की आवाज थी, मन की बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछती है कि आज 2023 के बाद में 2024 का जनवरी का दिन आ गया, आपने वादा किया था 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान का हर किसान इस बात को पूछेगा। उन्होंने वादा किया था कि हर भारतीय के पास में जीवन बीमा होगा, दुर्घटना बीमा होगा, पेंशन बीमा होगा, सेवानिवृत्ति की योजना होगी। वो प्रधानमंत्री जी आप बताएं कब देने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक रेल का उद्घाटन किया था अहमदाबाद, जो स्वयं का गृह राज्य है, उससे लेकर मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने का 2022 का वो भी पूछेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के अंदर 100 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 नए टूरिस्ट पॉइंट बनाएंगे, उसका भी पूछेगा आपने कौन कौन से वो स्थल बना दिए। उन्होंने कहा था कि कुपोषण से मुक्त भारत को कर देंगे। हम पूछना चाहेंगे कि भारत के अंदर कोई कुपोषित बच्चा नहीं होगा। उन्होंने कहा था 10th से नीचे कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होगा, ये पूछने का काम हम करेंगे। 2012-13 के अंदर जो हिंदुस्तान की जीडीपी 7.7% थी, उसे कहा था कि 2022 में हम उस जीडीपी को दुगुना कर देंगे। ये अच्छी बात है, तमाम ये मुद्दे अच्छी बात है हैं, कि हम पूछते रहेंगे। मुद्दे विपक्ष लेके चलेगा और सवाल भी उठाएगा, लेकिन ये जो विपक्षी एकता है, जो INDIA गठबंधन है, वो बना ही इसलिए कि 2024 में करारी शिकस्त यहां पर दिया जा सके बीजेपी को, NDA को, और ये एकता मजबूती के साथ सामने आए। अब सवाल ये उठता है कि ये एकता कितनी मजबूत हुई है कि टक्कर दे पाएगी, जबकि सामने वाली जो पार्टी है वो तो सीधे लक्ष्य लेकर चल रही है 400 पार का। उस लिहाज से क्या जनता और खासतौर से युवाओं को साथ ले पाएगी, क्योंकि युवा ही है जो यहां पर सरकार निर्माण का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और अब लोकसभा की बात करें तो। श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि दुनिया देख रही है हिंदुस्तान के चुनाव की तरफ। दुनिया के कम से कम 40 ऐसे देश हैं जो महाशक्तियां हैं, उनमें भी चुनाव है, हिंदुस्तान भी उनमें से एक है। हिंदुस्तान का चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कामगार हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग की तरफ उनकी नजर है कि हिंदुस्तान मुद्दों के आधार पे जो 70 साल का पोषित जो लोकतंत्र है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पे किस प्रकार से चुनाव को लेके जाएंगे। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं, और लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। आपने इससे पहले भी जिक्र किया कि जो राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में थी, 3 राज्यों में जो भाजपा की सरकार बनी है। निश्चित रूप से इन 2 राज्यों के अंदर सरकार बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसद फिर भी यहां से दिए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जनता ने विश्वास किया था। अब जनता इनसे पूछेगी प्रधानमंत्री जी से कि लगातार जो बातें हैं, उन बातों के साथ में अब देखिए, इनसे बोल लीजिए, ये बोलने नहीं देते, ना ये देश की संसद में बोलने देते, ना ये टीवी पे बोलने देते। जहां भारतीय जनता पार्टी का खड़ा व्यक्ति होगा, वहां पे दूसरी आवाज को बंद करने का काम किया जाएगा। ऐसी जो बंद करने का काम है, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, निमिषा जी और आरसी जी, निमिषा जी, आरसी वापस आपको करके एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। एक मिनट निमिषा जी, एक मिनट, एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है। मित्तल जी, बेहद अहम है। देखिए, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और ऐसे वक्त पर जब तैयारी पर जुट चुकी है बीजेपी, जब नारा दिया जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ऐसे में जब बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो तैयारियां भी नजर आ रही है, फोकस भी किया जा रहा है उन कमजोर सीटों पर भी। इस तैयारी के मद्देनजर आपको क्या लगता है, ये कॉन्फिडेंस है जो विधानसभा चुनाव जीते, या फिर ये तैयारी जो लंबे वक्त से चल रही थी बीजेपी की, ये वो है और इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है? दूसरी तरफ विपक्ष कितना मजबूत होगा, या फिर कमजोर होगा, या फिर चुनौती बड़ी होगी टक्कर देने की? देखिए श्वेता जी, अब जब क्या नाम से लोकसभा चुनाव में मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 महीने शेष रह गए हैं, तो जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, उसने आप देखो लगातार उनकी भी मीटिंगें हो रही हैं और अब संयोजक भी क्या नाम से नियुक्त किया जा रहा है। तो विपक्ष ये चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सामने एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए, ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं हो। ये उनकी रणनीति और वो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जब ये विपक्ष अपनी रणनीति ऐसी बना रहा है, उसके बीच ही अब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह गया कि इस बार 400 के पार, और उस 400 के पार के लिए मैं आज आपको 2 घटनाएं जो देश के अंदर हुई है उसकी आज की मैं घटनाएं आपको बता रहा हूं कि आज दिल्ली के अंदर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें यह कहा गया है कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, उसके मद्देनजर
14 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक देश भर के मंदिरों की साफ सफाई होगी और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीपावली जैसा देश का माहौल होगा। इसी प्रकार एक निर्णय और लिया गया कि 24 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक, 24 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक देश भर के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग रणनीति बनाएंगे, यानी जो निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। आपको ध्यान हो कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के लोगों को हम अयोध्या की यात्रा कराएंगे। तो उसी क्रम में आज ये निर्णय लिया गया है कि 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक देश भर के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा। इसी प्रकार आज हम देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्य करे। मतलब कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अभियान को लोकसभा चुनाव तक ले जाएगी और इस बात की कोशिश करेगी कि जो 400 का जो आंकड़ा दिया है वो उसको किसी भी रूप में प्राप्त किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो पूरी तैयारी है और तैयारी का जिक्र किया जा रहा है, एक राम मंदिर बड़ा मुद्दा था और अब वो मूर्त रूप भी लेने जा रहा है 22 जनवरी को। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने क्या रहने वाली है? वापस चर्चा का रुख करते हैं। निमिषा जी, देखिए एक तरफ तो तैयारी चल रही है, लेकिन बीजेपी ने एक और बड़ा फैसला लिया कि भाजपा में एंट्री दूसरे नेताओं की दूसरी पार्टी से आसान नहीं होगी। इसकी क्या वजह? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज उस पर आऊंगी। देखिए स्वास्थ्य संस्थाओं पर जो स्वतंत्र संस्थाएं थी उन पे कितना अंकुश लगा है। देखिए बात पूरी कर लीजिए। निमिषा जी, हम मुद्दे पे रहते हैं, ये तो हमने बता दिया दर्शकों को और ये भी प्रक्रिया चल रही है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार उस आधार पर जिस लोकतंत्र के अंदर जिस लोक के जीवन का पुनरुद्धार के लिए तंत्र बनता है, उस तंत्र के बीच में मध्यस्थों को बिल्कुल हटा दिया गया। डिजिटलीकरण जो विजन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उस विजन के माध्यम से मध्यस्थों की भूमिका खत्म हो गई। सीधा हितधारी सरकार के साथ जुड़ चुके हैं। आधारभूत संरचनाओं का तेजी से निर्माण हो रहा है। उसके अतिरिक्त सामाजिक अधिसंरचनाओं का, जिसमें आप देखें ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को, अल्पसंख्यकों को जिसने वोटिंग, एक मेरी बात पूरी जाने दीजिए, जिन्होंने एकमात्र कांग्रेस ने उनको वोटिंग बेस बना रखा था, उन अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ में ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को कानून बना करके उन संख्या महिलाओं को बहुत राहत दी है। धारा 370 हटाया। ठीक है ना, और अब था ही नहीं मुद्दा, प्रभु श्री राम की फैसले लिए गए, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये था कि अभी तक तो सब जुड़ते थे। यही सवाल मेरा एसपी मित्तल जी से भी रहेगा। ठीक है, सवाल जो था उसका जवाब मुझे चाहिए था। एसपी मित्तल जी, राजनीतिक पुनरुद्धार हुआ है, एसपी मित्तल जी, भाजपा 400 पार होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एसपी मित्तल जी से सवाल, एसपी मित्तल जी, अभी जो सवाल मैंने निमिषा जी से किया था, ये अहम फैसला बीजेपी ने लिया कि अब किसी भी नेता की किसी भी पार्टी से बीजेपी में एंट्री आसान नहीं होगी। स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी और उसके बाद ही, यानी कि पूरी प्रोसीजर से गुजरना होगा। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? अब तक तो ऐसा नहीं था, अब तक तो कोई भी किसी भी पार्टी में जा रहा था, शामिल हो रहा था। नहीं श्वेता, मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई कमेटी बनाई हो जिसके अंदर स्क्रीनिंग होके लोग आएंगे, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जब चुनाव जीतना होता है तो ये सब चीजें होती हैं। आपको जातिगत समीकरण देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। परिवारवाद देखना पड़ेगा, जातिगत समीकरण देखने पड़ेंगे, और चीजें भी देखनी। तो फिर ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की बात आ रही है, 6 तारीख को पहली बैठक होगी, आप मानते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, या फिर उस वक्त जैसी ही सिचुएशन स्थितियां जैसी बनेंगी उसी हिसाब से ही आगे पार्टी फैसले लेगी? उनका लोकसभा चुनाव में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कमेटी भले ही बनाई गई हो, ध्यान रखा गया हो, लेकिन जिन लोगों की मजबूत स्थिति है जी, मित्तल जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है श्वेता जी, सवाल आपका दोहरा दें। बिल्कुल नहीं, ये तो था सवाल। आपने कहा कि ठीक है, उस वक्त की स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर किसी की मजबूत स्थिति है और वो आना चाहता है बीजेपी में, तो उस वक्त हो सकता है इसे। लेकिन इससे पहले भी मेरा एक सवाल था, उस वक्त आपको रोका था क्योंकि बड़ी खबर आ गई थी। सवाल यही था कि ठीक है, बीजेपी तैयारी कर रही है, बड़ा लक्ष्य 400 पार कर लेकर चल रही है, लेकिन विपक्ष की जो एकता है, विपक्ष की जो भूमिका है, वो कितनी मजबूत रहने वाली? क्योंकि
विपक्ष तो सवाल उठाएगा उन मुद्दों को लेकर, लेकिन क्या जनता के बीच में वो पकड़ बना सकेगा जिसके दावे कर रहा है? 2024 में परिवर्तन की जो बात कर रहा है, क्या वाकई में वो हो पाएगा? नहीं, देखो श्वेता जी, मेरा ये मानना है कि ये जो विपक्ष का जो इंडियन अलायंस जो बना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा क्या नाम से अपनी पहल कर रही है, सकारात्मक भूमिका भी निभा रही है इस बात को लेके कि ये गठबंधन मजबूत स्थिति में आ जाए और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के बयान आ रहे हैं, जैसे पवन खेड़ा का जो बयान आया वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ था। आम आदमी पार्टी वाले लगातार क्या नाम से कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी ममता बनर्जी के लेकर बयान दिया है। ये जो विरोधाभासी जो बयान आ रहे हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो गठबंधन बना है ये लोकसभा चुनाव तक कायम रहता है क्या। आप देखो कई जगह ऐसी स्थिति हमने देखा, अखिलेश यादव जो क्या नाम से यूपी के अंदर है, उन्होंने भी कांग्रेस को लेकर प्रतिक्रिया दी। खासतौर से जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए और जिस तरीके से कमलनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की और बाद में जिस तरीके से परिणाम सामने आए, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जो क्षेत्रीय दल है जिनके अपने अपने प्रदेश में जो राजनीति है उसको देखते हुए क्या भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है। अभी के जो हालात हमें नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है कि क्या नाम से लोकसभा चुनाव तक इंडियन गठबंधन की जो है वो गठबंधन इनका बना रहेगा। ठीक है, ये बड़ा सवाल विपक्षी एकता पर खड़ा किया। आरसी जी, अभी आपने सुना, अगर इस तरह से रहता है तो बड़ा मुश्किल रहेगा कि आम जन के बीच में भी भरोसा कायम करना, कि अगर आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ अगर विरोध में ही बयान होते रहेंगे तो। श्वेता जी, आपने ठीक कहा है। निश्चित रूप से जब इंडिया का गठबंधन हुआ था और इंडिया के गठबंधन घटक दलों की जब मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग, उस मीटिंग के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर लेके कहा था कि तमाम जो भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे। ये आरोप प्रधानमंत्री जी के विचलन को बता रहे थे। उसी विचलन का नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर जिन पे 76,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उन्होंने अपनी सरकार के साथ में मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में लगातार 4 मीटिंगें हुई और 4 मीटिंगों के अंदर लगातार जो इंडिया जो गठबंधन है वो जो देश के मुद्दों को जो मुखर कर रहा है उससे तमाम लोगों को बेचैनी होती है। और यही बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की यहाँ पे दिख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, चाहे मीडिया का कोई भी स्थान हो, चाहे इनकी चाहे ट्रोल आर्मी हो, चाहे सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म हो जिससे करोड़ों रुपए खर्च करके ये खूब प्रयास करते हैं, कुसंगत प्रयास करते हैं कि लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे विचलित किया जाए, उस घटक दलों के अंदर कूद बताई जाए। लेकिन देश की जनता जो है वो देख रही है और उन मुद्दों को जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को भरोसा दिलाया था उनको वो प्रश्न पूछेगी। आप सबने देखा कि आपके चैनल पे लगातार आपने मेरा पक्ष रखने का समय दिया और उस पक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार योगदान डालती है। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जनता को उनके मुद्दों से विचलित कीजिए। अगर इनके पास में तथ्य होते, इनके पास में योजनाएं होती, जनता के पास में जाने का अधिकार होता तो निश्चित रूप से मेरे को व्यवधान नहीं डालते। लेकिन मेरे को व्यवधान ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि हमें अधिनायकवाद देना है, हमें इसके अंदर इतना अहंकार हो गया कि हम उस आवाज को नहीं बोलने देंगे जो भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न खड़े करती है। निमिषा जी, देखिए जो बोला गया या जो बात थी वो रख रहे हैं अपनी बात, उनकी बात पूरी होनी थी जिसके मैं आप के पास आ रही थी। अब इन्होंने तो अपनी बात यहाँ पर रखी कि चलिए ठीक है, अब सत्ता पक्ष जो है वो विचलित हो या ना हो या इस गठबंधन के साथ, सवाल तो जरूर उठ रहा है कि अपर लेवल पर तो मीटिंग्स हो रही है, बैठकें हो रही हैं, एकता नजर आती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर नहीं आती। लेकिन क्या वाकई में कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को? आपने कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इनकी एकता है या नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी को? गठबंधन का सबसे फायदा होगा आधार आप मान के चलिए, आधार क्या है? क्षेत्रीयवाद, व्यक्तिवाद या परिवारवाद। ये तीन एक मंच पे आने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पर भी इनकी आपस में इतनी सर फुटबॉल है कि राज्यों के चुनाव हो गए और वहां पर ये सीटों का समीकरण नहीं बैठाते रहे। जब यहां पर राजस्थान के अंदर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात कर ले, अनाउंस हो गया, कई समय तक तो डिसाइड ही नहीं कर पाए सीटों का वितरण क्या होगा। तो जो अपनी सीटों का वितरण ही नहीं कर पा रहे, जिनकी ना नीति है ना नीयत है ना कोई कुशल नेतृत्व है, हम तो ये बोल रहे हैं हम तो हो गए, हम तो 400 पार हैं। आपकी बेईमानों का
रहेगा क्या? गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एनडीए लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी? निमिषा जी, ये एनडीए गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये पूछिए इनसे। देखिए, आपका हो गया क्या सीटों का हाल ये है, आपका मीटिंग हो गई अभी तो बात है मीटिंग हो गई क्या? सीटों में बंटवारा हो बीजेपी या कितने ना सीटों हो, पे लड़ेगी? बात तो ये कि क्या जनता की गठबंधन निमिषा सीटें देगी कितना हो रहा है इन सब चीजों से? चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। निमिषा जी, निमिषा जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आरसी जी, निमिषा जी, एसपी मित्तल जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, कोशिश दोनों तरफ से भले कितने भी की जा रही हो, लेकिन यहां पर जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है कि अब की बार 400 पार, यानी सीधे तौर पर 400 के ऊपर का इस बार का मैंडेट है कि इतनी सीटें जीत कर आएंगे। लेकिन जनता कैसे भरोसा कर रही है, या वाकई में कर रही है, या ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, या फिर विपक्षी एकता कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही कि वहां पर टक्कर दे सके। अब देखना यह होगा कि जनता पर असर कितना होता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विकास की बातें हैं, खासतौर से सरकार की योजनाएं हैं, इसी को आधार बीजेपी बना रही है और इसलिए कॉन्फिडेंस है कि तीसरी बार यानी हैट्रिक इस बार लगाएगी जीत के। लेकिन देखना होगा कि जनता इसे लेकर कितना साथ देती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।